अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। जिस तरीके से इस वक्त जो दुनिया एक अलग सिचुएशन पे मौजूद है, आज से कुछ साल पहले शायद किसी ने ये सोचा भी ना होगा कि कोविड जैसी कोई चीज होगी जो दुनिया को इस तरीके से बुरी तरीके से असरअंदाज करेगी। गुज़श्ता कुछ घंटों की बात करें तो पाकिस्तान में जो कोविड की शरह है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये शरह का बढ़ना, कोविड का आना जहां पे बहुत से मामलात को मुतासर कर रहा, वहीं पे दुनिया को एक नया रुख भी मिलता हुआ नजर आया। अगर आज की बात करें तो इस वक्त दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं आईटी से रिलेटेड जो कि बड़ा काम कर रही हैं, जिन्होंने देखते ही देखते दिनों और चंद महीनों में बड़ा नाम कमाया। आज दुनिया भर में ई प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से जितना काम हो रहा है उसके बारे में शायद गुज़श्ता 15 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त आईटी सेक्टर सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शोबा हो चुका है। आखिर क्यों ना हो? इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने पर मजबूर हैं। लोगों को अपने आमदोरफ्त में, अपने रोजमर्रा के मामलात में एक बड़ी तब्दीली का सामना है। तो ये तब्दीली आखिर बड़ा कुछ लोगों के लिए चैलेंज साबित कर रही है। अब यहां पे जो बात करें कि सूरत हाल क्या है, यहां जो एक बड़ी सूरत हाल डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान की जहां तक बात होती है, वहां कहा जाता है कि पाकिस्तान में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन अब लगता है कि सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। जहां पे गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी से आईटी सेक्टर को परवान चढ़ाने की तैयारी कर ली, वहीं पे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इस शोबे में बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। ये तमाम तर तरक्कियां देखते हुए जापान के बड़े बड़े लोग, काउंसिल जनरल की बात करें, जापान की बड़ी कंपनीज की बात करें, उनके हिट्स की बात करें, उनकी सरबराहों की बात करें, तो वो भी काफी ज्यादा कीन नजर आते हैं पाकिस्तान में जो ये आईटी के शोबे में एक जिद्दत आने जा रही है। इसी मौके पे जापानीज काउंसिल जनरल ने एक जगह का दौरा किया, एक आईटी फर्म का दौरा किया जो इस वक्त एफपीसीसीआई के साथ मिलकर एक बी2बी प्लेटफॉर्म यानी कि पाक बिस्कॉम को तकमील करने के लिए मशगूल है, और बहुत जल्द उम्मीद है कि ये बी2बी प्लेटफॉर्म लॉन्च होते हुए नजर आएंगे। अगर इस वक्त की बात करें तो एक बड़ा एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है, और ये बी2बी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में तामीर और तरक्की के लिए नई राहें खोलते हुए नजर आएंगे। कुछ वीडियो मनासिर आपके साथ शेयर करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या एक्टिविटी रही जापानीज काउंसिल जनरल की। तो आपने देखा कि मिस्टर इजुमुरा जो कि जापानीज काउंसिल जनरल हैं, वो इन तस्वीर में, इन वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हैं। साथ साथ इनके साथ है मिस ओकामोटो जो कि अगेन इकोनॉमिक रिसर्चर हैं, और पाकिस्तान में जो इस वक्त हालिया तेजी देखने में आ रही है मईशत के हवाले से, जो डिफरेंट खबरें डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस से लेके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तमाम तर मामलात, ये बड़ी कीनली वॉच कर रही हैं। साथ साथ जेट्रो जो कि जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एक कंपनी मुतसिल, ये जो कि जेट्रो की कंपनी है, वो भी बड़ा इसमें कीन नजर आए, उनके नुमाइंदे भी इसमें साथ साथ शामिल नजर आए। और अगेन ये जो तमाम तर वीडियो मनाजिर हैं, ये जो तमाम तर फुटेजेस हैं, ये खुशाइंद सूरत में नजर आती हैं कि पाकिस्तान का ये मुस्बत पहलू उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। जापान जो कि दुनिया भर में इस वक्त टेक्नोलॉजी के हवाले से काफी ज्यादा तरक्की के ऊपर पाया जाता है, जापान का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा सेटअप है
वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो अगर इसमें जापानीज का अगर इन्फ्लुएंस आ जाता है, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जापान का इंटरेस्ट आ जाता है, पाकिस्तान की मार्केट में अगर जापान का इंटरेस्ट आता है, तो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो आईटी सेक्टर है उसके लिए नई राहें खुलती हुई नजर आएंगी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में आईटी सेक्टर ने क्या धूम मचाई हुई। स्टॉक मार्केट्स की बात करें तो गुज़िश्ता कई हफ्तों महीनों में, और कहा जाए जब से कोविड आया तब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो मामलात हैं, जो भाग दौड़ है, जो वॉल्यूम्स की जिम्मेदारी है, काफी हद तक आईटी के शोबे ने संभाली हुई है। लेकिन अभी स्टॉक एक्सचेंज के क्या मामलात हैं, क्या चीजों पे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ तब्दीलियां, कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता काफी अरसे से आईटी सेक्टर ने जहां पे स्टॉक मार्केट के मामलात को संभाला हुआ है, तो वहीं पे स्टॉक मार्केट एक सर्टेन लेवल पे आके रुकी हुई नजर आ रही है। 47,000 के अराउंड इस वक्त मार्केट ट्रेड कर रही है, और काफी तवील अरसे से मार्केट इसी जोन में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। हमने देखा कि काफी बार मार्केट ने कहीं तेजी दिखाई तो फौरन से मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड भी आया और मार्केट न्यूट्रलाइज होती हुई नजर है। इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। शेख फाद हुसैन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, रिसर्च एनालिस्ट हैं आदम सिक्योरिटी से, और हमारे प्रोग्राम के एक बड़े मायानाज एंकर। इनसे जरा जानेंगे कि क्या मार्केट इस वक्त आगे के फेज में नजर आ रही है, और मार्केट कब तक इसी तरीके से इस सतह पे मेंटेन रहेगी। फाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। फाद साहब, जिस तरीके से आप तो खूबी जानते हैं कि मार्केट के मामलात क्या है, मार्केट काफी अरसे से 47,000 के लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, क्या वजह है सर कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही? देखें, बज़ाहिर 2 से 3 फैक्टर्स जो हैं नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें ना, तो इकोनॉमी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिस तरह इन्फ्लेशन के ऊपर अगर हम बात करें, रिसेंटली जो एसपीआई के जो नंबर्स आए हैं, वीकली जो महंगाई की शरह है, उसमें हमने देखा कि इजाफा होते हुए नजर आया। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम इवन मंथली नंबर्स भी देखें जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जानिब से जारी किए जाते हैं, अगर आप उन नंबर्स को देखें तो बज़ाहिर शायद ऐसा लगेगा कि मुल्क में महंगाई इतनी नहीं है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी के पास जाएं और उनसे थोड़ा पूछें कि यार महंगाई का लेवल इस वक्त मुल्क भर में क्या है, तो आपको ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता चलेगी। लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो काफी हद तक जो है कम हो चुकी है, और काफी इस तरह के नेगेटिव है। खासतौर पर रिसेंटली जो एकदम से आपने देखा कि पीसीआर की जो डिवैल्यूएशन हुई है अगेंस्ट यूएस डॉलर, काफी एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। कुछ अर्सा कबल बजाय नजर आ रहा था कि शायद जो पीसीआर है अगेंस्ट यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा और अराउंड 150 और 155 के लेवल पे स्टेबलाइज ही रहेगा। लेकिन उसके बाद अभी आप देखें कि कुछ ज्यादा अरसा नहीं लगा और हमने देखा कि जो पीसीआर है अगेंस्ट यूएस डॉलर 166 की सतह पे जो आ गया। डेफिनेटली इसका भी आप इम्पैक्ट अब लगा लें इन्फ्लेशन के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। जो इम्पोर्ट्स होती हैं, आपको पता है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा की जाती है, तो डेफिनेटली डिवैल्यूएशन का मैसिव इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर भी आएगा। फिर अगर हम इकोनॉमी के ऊपर फर्दर जाएं तो करंट अकाउंट की पोजीशन अगर देखें तो दिसंबर 2020 से जो करंट अकाउंट है वो हमारा डेफिसिट में आना शुरू हो चुका है। हालांकि अभी रिसेंट जो नंबर्स आए हैं उसमें करंट अकाउंट की अगर हम पोजीशन देखें तो डेफिसिट ठीक है कि कम हुआ, क्योंकि जून में 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जुलाई में 0.7 बिलियन यूएस डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो मंथ ओवर मंथ डेफिनेटली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो रिड्यूस हुआ है। लेकिन खुद गवर्नमेंट ने इस हवाले से भी कहा कि जो जून का जो नंबर थे वो इस वजह से भी ज्यादा इन्फ्लेट किए हुए थे क्योंकि उसमें कमोडिटीज कुछ हद तक जो है इंपोर्ट की गई, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो ज्यादा बढ़ गया। तो आप इवन 0.7 बिलियन यूएस डॉलर भी इस सतह पे जहां पे इकोनॉमी जो है जस्ट स्टार्ट हुई है, आगे आप खुद अंदाजा लगाएं कि जब इकोनॉमी हमारी फर्दर ग्रो करेगी तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि रेमिटेंसेस के ऊपर जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। आप ये देखेंगे बज़ाहिर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो रेमिटेंसेस हैं वो इसी तरह 2 बिलियन यूएस डॉलर से तो डेफिनेटली ऊपर रहेंगे, लेकिन ग्रोथ बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि अब ग्रोथ ऐसी हम देख सकेंगे रेमिटेंसेस के अंदर, जो कि बड़ा ही नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ रेमिटेंसेस के अंदर ग्रोथ रुक जाएगी, लेकिन वहाँ पे हमारा जो
इंपोर्ट के अंदर जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे, और साथ में एक्सपोर्ट के अंदर अगर आप नंबर देखें तो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो किसी हद तक इतनी भी नहीं है कि वो जो इंपोर्ट के अंदर ग्रोथ है उसको ही एटलीस्ट ऑफसेट कर सके। तो ये कुछ इकोनॉमी के हवाले से चीजें हैं। फिर रिसेंटली आज की खबर आपके सामने अगर मैं रखूं तो जिसमें ईसीसी ने जो है मंजूरी दी है कि जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, पावर टैरिफ के ऊपर, उसको जो है रिड्यूस किया जाए। 170 अरब रुपए की सब्सिडी है। फिर रिसेंटली खबर आई थी कि जो वर्ल्ड बैंक ने जो लोन देना था पाकिस्तान को जो एनर्जी सेक्टर पे यूज होना था अराउंड आई गेस $1 बिलियन का, वो भी अब लिंक हो गया है एनर्जी टैरिफ्स के बढ़ाने के ऊपर। जिस तरह पहले हमने IMF के हवाले से इस तरह की कंडीशन देखी, अब इवन वर्ल्ड बैंक भी इस तरह की कंडीशन जो है लगाना शुरू कर दी है। तो आप ये देखें कि इस तरह की अगर चीजें होंगी तो गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन के जो लेवल्स हैं वो ऊपर जो है जाते हुए नजर आएंगे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो पिछले अगर हम देखें 6 बैक टू बैक जो मॉनेटरी पॉलिसी इसकी जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट है, जो पॉलिसी रेट है, उसको 7% की सतह पे ही बरकरार रखा। रिसेंट जो अनाउंसमेंट हुई उसमें भी हमने देखा कि पॉलिसी रेट को 7% पे रखा गया। डेफिनेटली उसमें कुछ रोल जो है बाहर नजर आया कि जो एकदम से फोर्थ वेव जो आई मुल्क में कोविड-19 के, जिसमें डेल्टा वेरिएंट बहुत खास तौर पे उभर के सामने आया, तो बाहर उसका भी एक इम्पैक्ट था कि जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को फिलहाल अनचेंज ही रखा। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो चीजें इस तरह अगर रही तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। फाज साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा फाज साहब, यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये नहीं आ जाता कि स्टेट बैंक आखिर कब तक स्टेट बैंक ये पॉलिसी जो रेट्स हैं उसको मेंटेन रख सकेगा, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन एंड पे तो प्रेशर आ रहा है जिसको गवर्नमेंट अभी तक बेस ईयर के एडजस्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रही है। आपको लगता है स्टेट बैंक ज्यादा टाइम तक ये जो मेजर्स लेते हुए इसको मेंटेन रख सकता है? देखिए, अब ऑलरेडी जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट जो 6 मॉनेटरी पॉलिसीज की अनाउंसमेंट रही है उसमें अनचेंज रहा है। तो अब बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि गोइंग फॉरवर्ड भी इस तरह की कोई पॉलिसी रहेगी, गिवन के अब जो जिस तरीके से डिवेल्यूशन हुई है, मैसिव डिवेल्यूशन हुई है, उस पर डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर। फिर कमोडिटी की प्राइसेस दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं, फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में कहा कि लास्ट वीक के जो SPI के नंबर थे उसमें इजाफा देखा गया है। तो ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऐड ऑन करेंगे अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है सेंट्रल बैंक क्या अनाउंसमेंट करता है, लेकिन ये बात तो तय है कि जो पॉलिसी रेट है वो बहुत जल्द जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ये अंदाजन कितना हद तक बढ़ सकता है? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक भी बढ़ सकता है? देखिए, स्टेट बैंक की जो रिसेंट जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें जो स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बड़ा ही ग्रेजुअल होगा, इतना मतलब तेजी से नहीं बढ़ेगा। तो ये बात ठीक है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी तो बड़ा ही ग्रेजुअल होगा, लेकिन यह है कि अगर आप इसको 1 से 1.5 साल में देखें तो 150 से 200 बेसिस पॉइंट तो डेफिनेटली यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छा फाज साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि जहां इंटरेस्ट रेट बढ़ने की इत्तलात हैं, कुछ ना कुछ जो टेक्निकल्स हैं वो भी इसी तरफ इशारा दे रहे हैं, तो जहां पे आप अगर 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट में इजाफा होगा उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में किस हद तक आएगा? देखिए, स्टॉक मार्केट पे उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बाजार 100 से 150 पॉइंट इतना ज्यादा मैसिव कोई ऐसा नहीं है कि जिससे बहुत कोई सीवियर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत जो मार्केट के अंदर अगर हम देखें लिक्विडिटी है या फिर आप देखें जो बोरोइंग है इंडस्ट्रीज के हवाले से वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 150 से 200 बेसिस पॉइंट पे कोई बड़ा ही मैसिव इम्पैक्ट आएगा। इवन और अगर हम सिक्लिकल सेक्टर्स की देखें, ऑटो सेक्टर की अगर हम बात कर लें तो यहाँ से अगर हम 150 से 200 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाएं तो बाजार लगता नहीं है कि उनकी डिमांड कोई इससे इतनी ज्यादा क्रंच हो जाएगी इस पे। अच्छा फाज साहब, ये इम्पैक्ट होगा बट इतना सीवियर इम्पैक्ट नहीं देखता। एक और बड़ी अहम बात तो ये भी है ना कि जब बजट अनाउंस हुआ तो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट इस बजट को पाकिस्तान की तारीख का सबसे जबरदस्त बजट कह रहे थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनाउंसमेंट्स हुए, जिस तरीके से टॉक शोज में बातें की गई, आवाम को उम्मीद हो चली कि शायद स्टॉक मार्केट भी 50,000 के लेवल को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ मूव करेगी। लेकिन बजट अनाउंस किए तो काफी अरसा गुजर गया, स्टॉक मार्केट तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही। ये क्या माजरा है कि जुलाई के आगाज से स्टॉक मार्केट में कोई तेजी नहीं देखने में आई?
देखें अब इसको अगर हम यूं देखें कि जब पेंडेमिक आया था, जब फर्स्ट वेव आई थी, उस वक्त जब मार्केट के अंदर कोविड-19 का जो सेल ऑफ था और उस वक्त मार्केट ने आई बिलीव 27,000 तक जो है इंडेक्स हमने देखा। वहां से अगर हम देखें तो बहुत ही मुख्तसर अरसे के अंदर मार्केट ना सिर्फ रिकवर हुई बल्कि तकरीबन 75% तक का जो है रिटर्न मार्केट दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफी हद तक मार्केट के अंदर ऑलरेडी एप्रिसिएशन जो है आ चुकी थी, कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर होनी थी। अब अगर आप इसको देखें कि जिस तरीके से कहा जाता है कि मार्केट जो है जो इकोनॉमिक रियलिटी होती है या जो गोइंग फॉरवर्ड चीजें इकोनॉमी के ऊपर होने वाली होती है उनको पहले ही प्राइसिंग करना शुरू कर देती है। तो इसको अगर हम यूं देखें कि जो आगे की कुछ पॉजिटिव चीजें थी उसको मार्केट ने ऑलरेडी क्योंकि प्राइस इन कर लिया था, तो अब यहाँ पे मार्केट जो है अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप देखें गालिबन जून के आगाज में मार्केट 48,000 की जो नफ्सियाती हद है उसको अबूर करने में कामयाब रही थी, लेकिन जून के ही महीने में एंड में जो है मार्केट 48,000 का जो लेवल थी उसको सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट जो है 47,000 के सतह पे जो आ गई। और उसके बाद से अब तक अगर आप देखें तो गालिबन 5 से 6 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं कि जिसमें मार्केट 48,000 की जो नफ्सियाती हद है उसको या तो टेस्ट करती है या इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो है इवन क्लोज करने में भी कामयाब हो जाती है। लेकिन वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है कि मार्केट जो है 48,000 की नफ्सियाती हद को होल्ड नहीं कर पाती और मार्केट नीचे ट्रेड होना शुरू होती है। तो फिलहाल अगर हम देखें कि जुलाई से लेकर अब तक तो मार्केट इन 1000 पॉइंट्स की रेंज के अंदर ही ट्रेड होते हुए नजर आ रही है, जो कि ठीक है कि मार्केट अपने जो गेन्स है उनको कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रही है। और फिर आप देखें 2 से 3 चीजें जैसा कि इकोनॉमी के हवाले से कहा, फिर आपकी हमसाया मुल्क की अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वहां पे भी सूरत हाल एकदम से तब्दील होना शुरू हो गई है। हालांकि बज़ाहिर कुछ हद तक पॉजिटिव है इन अ सेंस, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें तालिबान के बाद जो है जिस तरह तालिबान ने टेक ओवर किया है तो वहां पे इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ना सिर्फ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में बल्कि जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है अफगानिस्तान के साथ वो भी जो है बढ़ सकता है। और इवन कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं जिनके मुताबिक जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है उसके अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। फिर तीसरा जो फैक्टर कुछ बज़ाहिर नजर आता है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है एक टाइट रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए नजर आ रही है, उसमें आप देखेंगे रिसेंटली आईपीओज की भी एक भरमार नजर आती है। पहले कुछ आईपीओज मल्टीपल आईपीओज जो है हमने देखे, फिर अभी 2 आईपीओज होने वाले हैं जिसमें अगर हम बात करें एयरलिंक का आईपीओ होने वाला है जिसमें अगर हम खाली फ्लोर प्राइस पे देखें तो जो कंपनी अमाउंट रेज करने जा रही है कैपिटल मार्केट से वो 5.85 बिलियन रुपीस का है। फिर उसके बाद कुछ ही हफ्ते अगर हम देखें तो उसके बाद ऑक्टोपस डिजिटल का आईपीओ है जिसमें कंपनी फ्लोर प्राइस पे 0.79 बिलियन रुपीस रेज करने वाली है। तकरीबन टोटल अगर हम देखें जो अमाउंट रेज होगा इन 2 आईपीओज में 6 अरब रुपए से ऊपर का होगा। तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स जो कि ये शायद इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे अभी डिफरेंट सेक्टर्स में, अब जब वो आईपीओ उन्होंने देखा तो गालिबन उन्होंने भी फिलहाल यही मुनासिब समझा कि जो आईपीओ आ रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि आईपीओ के अंदर जो है बड़ा ही मुख्तसर अरसे के अंदर इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल जाता है। तो गालिबन इस वक्त जो कुछ लिक्विडिटी है वो शायद आईपीओ के अंदर इंजेक्ट होने के लिए तैयार है। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ना सिर्फ वॉल्यूम एकदम से गायब हो चुके हैं बल्कि मार्केट एक रेंज के अंदर जो है वो पिछले 1-1.5 माह से ट्रेड होते हुए भी नजर आ रही है। अच्छा फाज साहब, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। रिजल्ट सीजन है, ये मार्केट के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव होता है, कैची होता है, मार्केट इसमें काफी ज्यादा वॉलेटाइल भी नजर आती है, रिजल्ट्स के हवाले से मार्केट में मूवमेंट भी देखने में आती है। इस वक्त जो मार्केट में रिजल्ट्स आ रहे हैं इसका आप इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं? अभी तक जो रिजल्ट्स आए पहले तो बता दो वो किस तरीके से आए, क्या एक्सपेक्टेशंस के हवाले से वो एक्सपेक्टेशन भी पूरे उतरे हैं या नहीं, और आने वाले दिनों में क्या रिजल्ट सीजन मार्केट को अपवर्ड ले जाने में कोई रोल प्ले कर सकेगा? देखें इसको 2 हिस्सों में आप समझें कि रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद उन कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर जो है कोई ऐसी अच्छी मूवमेंट बज़ाहिर नजर नहीं आई। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त जैसे ही अनाउंसमेंट हो प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर बढ़ी हो उसके बाद फिर नीचे आई हो, इसको समझने की जरूरत है। आप देखें अगर खाली मैं एग्जांपल दूं इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की, तो उसका जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है बड़ा ही जबरदस्त अर्निंग जो है कंपनी ने डिस्क्लोज की है, ना सिर्फ अर्निंग्स बल्कि
पे आउट भी अच्छा अनाउंस किया है। 17 रुपए से ऊपर की अर्निंग्स है फिस्कल ईयर 21 की जो कंपनी ने डिस्क्लोज किया। साथ साथ 7 रुपए का डिविडेंड दिया। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड 3 रुपए का ऑलरेडी कंपनी पे कर चुकी थी। Okay. तो टोटल यानी 10 रुपए का कैश डिविडेंड, साथ साथ 17 रुपए से ऊपर की अर्निंग। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि यार इतनी अर्निंग आने के बावजूद जो शेयर प्राइस है इंटरनेशनल स्टील की वो क्यों इतना ऊपर नहीं जा सकी इतनी अच्छी अनाउंसमेंट के बाद। तो इसको समझने की जरूरत है। आप देखें कि फिस्कल ईयर 20 के अंदर कंपनी की अर्निंग थी गालिबन 1 रुपए के आसपास कंपनी की अर्निंग थी। उसके बाद आप देखें जो फिस्कल ईयर 21 है उसमें 17 रुपए की जो है 17 रुपए से ऊपर की अर्निंग्स है। तो आप इस टाइम फ्रेम के अंदर देखें कि अर्निंग्स के अंदर ग्रोथ डेफिनेटली आई है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जो शेयर प्राइस जो उस वक्त अराउंड 33 से 40 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही थी, उसके बाद उसके अंदर जो है इतनी मैसिव ग्रोथ आई है। वो 33 से 40 रुपए वाला शेयर 102 103 रुपए तक भी गया। तो ये बात भी समझने की जरूरत है कि जो शेयर प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक जो है अप्रिशिएट हो चुके हैं। हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अब जो प्राइस मूव्स होंगी डिफरेंट स्टॉक्स की या मार्केट की भी देखें तो अब जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि अब जो फिस्कल ईयर 21 डेफिनेटली इस वक्त हम इंटर हो चुके हैं। लेकिन जब कंपनी उनको डिस्क्लोज कर रही होंगी अनाउंसमेंट को तो उस वक्त तक हम देखेंगे कि जो शेयर प्राइस अब है और उस वक्त है उसमें काफी हद तक जो है वो इजाफा हो चुका होगा। तो इस तरीके से चीजें आप देखें ये नहीं है कि जो शेयर प्राइसेस है वो क्यों नहीं बढ़ी क्योंकि अर्निंग भी अच्छी आई फिर भी नहीं बढ़ी। तो आप ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से अर्निंग में ग्रोथ है शेयर प्राइस ऑलरेडी उससे बेहतर तरीके से ग्रो कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया फाद साहब, आपने जिस तरीके से ब्रीफ किया मार्केट की नॉलेज इंटेलिजेंस आपने हमसे शेयर की, यकीनी तौर पे इस तमाम पर गुफ्तगू से आवाम को बहुत कुछ समझ आया होगा कि आखिर इस वक्त स्टॉक मार्केट में क्या मामला हैं। काफी अरसे से हमें जो मामला आते रहे, हमें जो कुछ फीडबैक आता रहा वो यही कि स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रोग्राम किया जाए, उसमें आवाम को बताया जाए, आगाह किया जाए कि क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट एक जोन में फंसी हुई नजर आती है, क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है वो उससे रिकवर नहीं कर पा रही। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त जो बातें चल रही हैं, दो बड़ी अहम मामला हैं। ये प्रोग्राम में हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस वक्त जो डॉलर की वेरिएशन से पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के ऊपर भरपूर इंपैक्ट आ सकता है। अगर ये इंपैक्ट आया तो पाकिस्तान में जो महंगाई का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं स्टेट बैंक को ये मजबूर करेगा कि पाकिस्तान में मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट की सतह है उसमें रद्दोबदल किया जाए, यानी कि उसमें इजाफा किया जाए। अगर ये स्टेट बैंक की जानिब से 100, 150 या 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो जाता है तो इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर असर तो आएगा। अब वो असर कितना होगा और कौन से सेक्टर्स में ज्यादा होगा ये वक्ती तायुन कर सकता है, लेकिन ये यकीनी है कि कहीं ना कहीं इससे स्टॉक मार्केट के ऊपर, पाकिस्तान के कारोबार के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर इसका असर जरूर वाज़ेह होगा। दूसरी बात एक और अहम है कि इस वक्त जहां पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में तेजी आएगी, वॉलेटिलिटी आएगी, वॉल्यूम जनरेट होंगे, तो ये बहुत अहम है कि जो स्टॉक मार्केट में दो तरीके की क्लासेस पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। एक तो वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर काम कर रही होती है और दूसरी क्लास जो कि लॉन्ग टर्म गेन्स के ऊपर काम करती हैं, यानी कि वो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर तरजीह देती हैं, ना कि डे टू डे ट्रेडिंग के ऊपर। तो वो क्लास जो डे टू डे ट्रेडिंग के ऊपर काम करती है उसके लिए मामला यकीनी तौर पर हर रोज को जांचना मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं वो मार्केट के बहाव को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हुए जो कंपनी है उसकी स्टैंडिंग को, उसकी पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं और वो पहले से उस कंपनी की शेयर होल्डिंग बढ़ाते चले जाते हैं। और यही वजह होती है कि जब रिजल्ट्स आते हैं 6 महीने साल बाद, जब कंपनी का एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है, तब तक वो कंपनी ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रो कर जाती है, ना कि ये कि कंपनी के रिजल्ट अनाउंसमेंट की डेट से कुछ दिन कबल उसमें एंट्री की जाए, उसमें स्पेकुलेशन के जरिए अपनी मार्केट की प्राइस के हवाले से देखते हुए एंट्री करते हुए शेयर को बाय और सेल किया जाए। तो ये पॉलिसीज और स्ट्रैटेजी का मामला है। जिस तरीके से इस वक्त जो सूरत हाल निकल के आ रही है कि मार्केट ने जो गेन्स थे वो ऑलरेडी लिए हुए थे, बजट के हवाले से जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नजर आई, जो गेन्स नजर आए, मार्केट ने उसको भी ये काउंट ऑफ कर लिया था। लेकिन
बजट के बाद मार्केट में एक ठहराव नजर आया। ये ठहराव आखिर कब आगे की तरफ बढ़ सकता है, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बड़े चैलेंजेस दरकार हैं। ये चैलेंजेस से अगर पाकिस्तान की मईशत निकल के आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो भी आगे की तरफ मूव करता हुआ देखा जा सकता है। एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास ये भी आ रही है कि अफगानिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जहां पे एक भरपूर लेबर फोर्स और भरपूर रॉ मटेरियल की जरूरियात होती हैं, वो तमाम तर सेक्टर पाकिस्तान के से मुतसिल जो सेक्टर्स हैं वो उसके लिए बड़ा ही मुस्बत और पॉजिटिव जेस्चर होगा। अगर एक और पहलू देखा जाए तो पाकिस्तान में जो कि इन्फ्लेशन के मामलात हैं, खास तौर पे फूड एंड पेरिशेबल आइटम के, अफगानिस्तान से जहां ट्रेड शुरू होगी तो ये फूड एंड पेरिशेबल आइटम्स भी एक्सपोर्ट होंगे। यानी कि जो डिमांड एंड सप्लाई का तवाजुन है पाकिस्तान में लोकली, ये भी किसी तरीके से बैलेंस इसका बिगड़ेगा और हो सकता है कि फूड आइटम में मजीद महंगाई होती हुई नजर आए। ये तमाम तर चीजें मुनस्सर हैं पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, क्या गवर्नमेंट ने ये विजन रखा हुआ है कि आने वाले 3 से 6 माह में क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं खित्ते में, कौन से दोस्त हैं कौन दुश्मन है, इसका तयन करना और दोस्तों को किस तरीके से ट्रीट करना, यह भी बड़ा अहम है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी आवाम को बुला के पसे पर्दा डाल के अपने कोई भी ऐसे अगर फैसले लिए तो यकीन तौर पर ये फैसले वैसे ही साबित होंगे जैसे आज से 2 से 2.5 साल कबल चीनी के मामले में सूरत हाल थी। जैसे हमने देखा कि चीनी को बगैर ये जाने हुए कि चीनी पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक कितनी मौजूद है और कितनी कम पड़ सकती है, चीनी को बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट कर दिया और वहां तक एक्सपोर्ट किया कि चीनी की कीमतें 60, 65, 70 से बढ़ के 100 रुपए से तजावुज कर गई, जो कि आज तक वापस ना आ सकी। गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट का अगर ये चैलेंज पूरा ना हुआ तो आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।